नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर और मैं हूं आपके साथ माधुरी तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां महंगाई भत्ते से जुड़ी इस वक्त की बड़ी जानकारी है। रोडवेज कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में इजाफा किया गया है, 3% बढ़ाया गया है रोडवेज नियमित कर्मचारियों का महंगाई भत्ता। अब 31% की जगह 34% मिलेगा महंगाई भत्ता। ये बड़ी जानकारी आपके सामने, जहां बता दें इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है महंगाई भत्ते से जुड़ी हुई। रोडवेज कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में इजाफा किया गया है। तो देखिए, पहले 32% महंगाई भत्ता लगाया गया था, 34% कर दिया गया है। तो बड़ी जानकारी आपके सामने, जहां बता दें महंगाई भत्ते को लेकर इजाफा किया गया है, 32 से अब 34% कर दिया गया है महंगाई भत्ता। तो रोडवेज कर्मचारियों के लिए बड़ी सौगात है सीएम धामी की ओर से, और इस वक्त की बड़ी खबर है, अब 31% की जगह 34% कर दिया गया है महंगाई भत्ता। तो देखिए, 3% बढ़ाया गया है रोडवेज नियमित कर्मचारियों का भत्ता। अब 31% की जगह 34% मिलेगा महंगाई भत्ता। ये बड़ी जानकारी आपके सामने है, जहां बता दें कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने है, रोडवेज कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में इजाफा किया गया है, 3% बढ़ाया गया है रोडवेज नियमित कर्मचारियों का महंगाई भत्ता। तो देखिए, पहले 31% दिया जा रहा था, अब 34% कर दिया गया है। तो रोडवेज कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में इजाफा किया गया है, 3% का इजाफा किया गया है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए अशोक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक, देखिए, अब ये लगातार फैसले लिए जा रहे हैं, वहीं रोडवेज कर्मचारियों को एक बड़ी सौगात दी गई है। पहले 31% लगाया गया था महंगाई भत्ता, अब 3% बढ़ा दिया गया है। क्या कुछ जानकारी आपके पास? निश्चित तौर पर देखिए माधुरी, कहेंगे कि रोडवेज कर्मचारियों के लिए कि राहत भरी खबर जरूर है, क्योंकि लगातार ये देखा जा रहा था कि रोडवेज कर्मचारी महंगाई भत्ते की मांग कर रहे थे। और पहले उनको जो महंगाई भत्ता मिलता था वो 31% जो है महंगाई भत्ता मिलता था, और जब से उन्होंने लगातार महंगाई भत्ते की मांग की है उसके बाद से राज्य सरकार द्वारा ये फैसला लिया गया है कि उनका जो है महंगाई भत्ता वो बढ़ाया जाए। और अब इसको बढ़ा करके 31% से 34% कर दिया गया है, यानी कि 3% और इसमें इजाफा किया गया, जिसके बाद से कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि उनके लिए एक ये खुशी का माहौल जरूर रहेगा, और कहीं ना कहीं उनमें खुशी भी देखने को मिल रही है। क्योंकि लगातार जिस तरह से जो रोडवेज कर्मचारी हैं वो लगातार जिस तरह से महंगाई भत्ते की बात कर रहे थे, लगातार उनके द्वारा ये मांग उठ रही थी। और खुद परिवहन मंत्री जो चंदन रामदास है, उन्होंने के द्वारा भी जो कर्मचारी हैं उनको ये आश्वासन दिया गया था कि जल्द से जल्द इस पर सरकार द्वारा निर्णय जरूर लिया जाएगा। और लगातार ये देखा जा रहा था कि महंगाई भत्ते को लेकर के रोडवेज कर्मचारी अपनी आवाज को कहीं ना कहीं बुलंद करने का काम भी कर रहे थे, और उसी को ध्यान में रखते हुए अब सरकार ने जो है इस महंगाई भत्ते को 31% से बढ़ाकर 34% कर दिया गया है। वहीं अगर हम रोडवेज कर्मचारियों की अगर यहाँ पर माधुरी देखिए बात करते हैं, तो लगातार उनकी एक मांग थी, इसमें साफ तौर पर उनका ये कहना था कि लगातार जिस तरह से महंगाई बढ़ती जा रही है, आज महंगाई आसमान छू रही है, उसके अनुसार जो उनको महंगाई भत्ता मिलना चाहिए था वो उनको नहीं मिल पा रहा है। अन्य विभागों की बात करी जाए तो वो महंगाई भत्ता उनको आज की जो वर्तमान में महंगाई है उसके अनुसार मिल रहा है, लेकिन रोडवेज कर्मचारियों को महंगाई भत्ता नहीं मिल पा रहा था, जिसके चलते अब राज्य सरकार द्वारा यह फैसला लिया गया है और उनके महंगाई भत्ता 31% से बढ़ा करके 34% किया गया है, जिसके बाद रोडवेज कर्मचारियों में खुशी की लहर जरूर है। जी अशोक, कब से रोडवेज कर्मचारी इसका लाभ उठा सकेंगे? देखिए, अब जब सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है उसके बाद अब इसके जल्द ही आदेश जारी हो जाएंगे, और आने वाली 1 अक्टूबर से, यानी कि जो आने वाले जो समय है उसमें जल्द से जल्द जो है इस रोडवेज कर्मचारियों को लेकर के इस महंगाई भत्ते का लाभ होना शुरू हो जाएगा, जो कि 31% से 34% किया गया है। जी अशोक, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। वहीं उत्तराखंड की धामी सरकार की कैबिनेट बैठक में 25 प्रस्तावों पर मोहर लगी है। हाई कोर्ट को हल्द्वानी शिफ्ट करने का फैसला हो गया है। चूंकि अभी नैनीताल में हाई कोर्ट है और पिछले काफी समय से हाई कोर्ट को नैनीताल से हल्द्वानी शिफ्ट किए जाने पर चर्चा हो रही थी। नैनीताल पर पड़ने वाले दबाव को लेकर भी हाई कोर्ट का शिफ्ट होना एक अहम कदम माना जा रहा है। ऐसी भी कई खबरें अब तक सामने आ चुकी हैं कि हल्द्वानी में हाई कोर्ट के लिए जमीन का चुनाव भी किया जा रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में इस फैसले को किस तरह अमल में लाया जाता है। अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि धामी कैबिनेट में कौन से प्रस्तावों पर मोहर लगी है।
तो देखिए 29 प्रस्ताव लाए गए हैं इस बैठक में। आपको बता दें 29 में से 25 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। तो देखिए 29 प्रस्ताव रखे गए थे, जिसमें से 25 प्रस्तावों को पास कर दिया गया है। नैनीताल से उत्तराखंड हाईकोर्ट अब शिफ्ट होगा। पहले हाईकोर्ट नैनीताल में था, तो देखिए अब हल्द्वानी शिफ्ट किया जाएगा नैनीताल हाईकोर्ट। तो अब हल्द्वानी में नैनीताल हाईकोर्ट शिफ्ट कर दिया जाएगा। इसको लेकर भी कैबिनेट बैठक में मंजूरी मिल गई है। सूबे में धर्मांतरण कानून होगा यूपी से भी सख्त, इसे संज्ञेय अपराध में शामिल किया जाएगा। तो इस प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई। इस अपराध में अधिकतम 10 साल की सजा का प्रावधान रखा गया है और जल्द से जल्द ये विधेयक लाया जाएगा। तो अपनी सरकार पोर्टल के लिए रिक्रूटमेंट प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई है। और इसी के साथ जल विद्युत परियोजनाओं के लिए टीएचडीसी और यूजीवीएनएल के बीच उपकरण भी बनाए जाएंगे और इसी को लेकर मंजूरी मिल गई है। राज्य में 4G मोबाइल कनेक्टिविटी भी बढ़ाई जाएगी, तो इसको लेकर भी मंजूरी दे दी गई है कैबिनेट बैठक में। मोबाइल टावर के लिए 2000 वर्ग गज भूमि निःशुल्क दी जाएगी। तो देखिए लगातार प्रस्ताव रखे गए थे, 25 प्रस्ताव पास किए गए हैं और उन्हीं में से नजूल भूमि विधेयक 2021 को भी वापस लिया गया है, जिसको लेकर मंजूरी दे दी गई है। इसमें संशोधित विधेयक सदन में लाया जाएगा। और इसी के साथ आपको बता दें कि लगातार जो विधेयक रखे गए थे, जो भी संशोधन होना है, इस कैबिनेट बैठक में पास किए गए। अग्निशमन नियमावली को कैबिनेट में अनुमति दी गई है। उत्तराखंड दुकान और स्थापना विधेयक 2022 को भी मंजूरी दे दी गई है इस बैठक में। तो कूड़ा फेंकना अधिनियम लागू किया गया है। कैबिनेट बैठक में इसको लेकर भी मंजूरी दी गई है। और इसी के साथ आरडब्ल्यूडी की राशि को 15 करोड़ से बढ़कर असीमित किया गया है। एडिशनल सब इंस्पेक्टर के पद को स्वीकृत किया गया 4200 ग्रेड पे के साथ। तो देखिए ये प्रस्ताव भी पास किया गया है इस कैबिनेट बैठक में। 29 नवंबर से उत्तराखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो जाएगा, जिसको लेकर कैबिनेट बैठक में मंजूरी दे दी गई है। केदारनाथ धाम में ओम मूर्ति का स्थापना भी की जाएगी, जिसको लेकर यह प्रस्ताव पास किया गया है। और इसी के साथ श्रीनगर निगम और नगर पालिका विवाद को लेकर सब कमेटी का भी गठन किया जाएगा, इसको लेकर भी मंजूरी दे दी गई है। तो देखिए जमरानी बांध परियोजना में पुनर्वास प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई है। 1323 परिवारों का पुनर्वास होना है। और इसी बीच एक और जानकारी सामने आ रही है, जहां आपको बता दें धामी कैबिनेट के फैसले पर कांग्रेस का बयान सामने आया है। धर्मांतरण पर सख्त कानून बने, कांग्रेस ने समर्थन किया है। कुछ गलत होगा तो उस पर सरकार एक्शन लेगी और सरकार की जिम्मेदारी होगी, कांग्रेस ने कहा है। ये बड़ी जानकारी आपके सामने, जहां बता दें धामी कैबिनेट के फैसले पर अब कांग्रेस का बयान सामने आया है। धर्मांतरण पर सख्त कानून बने, कांग्रेस के बयान में ये सामने आया है। कुछ गलत होगा तो उस पर एक्शन लेना होगा सरकार को। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए अशोक हमारे साथ बने हुए हैं। अशोक, देखिए धर्मांतरण को लेकर लगातार धामी सरकार जो है सख्त नजर आ रही है और इसी को लेकर अब कांग्रेस भी समर्थन करती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, देखिए माधुरी, कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में एक जो कैबिनेट बैठक हुई, उस कैबिनेट बैठक में जो 26 में से जो 25 प्रस्ताव है उसको कैबिनेट में मंजूरी मिली। और उसमें अगर महत्वपूर्ण जो प्रस्ताव रहा जो धर्मांतरण को लेकर के, एक कहा जा सकता है कि बहुत ही महत्वपूर्ण जो है और साथ ही साथ बहुत ही सख्त जो कदम है वो राज्य सरकार द्वारा उठाए गए हैं। धर्मांतरण को लेकर के कल जिस तरह से फैसला हुआ है कि इसमें कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी और साथ के साथ साथ 10 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जाएगा। यानी कि उत्तर प्रदेश से ज्यादा जो है उत्तराखंड में धर्मांतरण को लेकर के जो सख्त होगा। लेकिन कहीं ना कहीं अगर यहाँ पर कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस ने इसको लेकर के सरकार का जो फैसला है उसका जरूर स्वागत किया है, लेकिन साफ तौर पर एक बात भी कही है कि इसको लेकर एक पूरी तरह से एक मजबूत जो है ठोस का कानून बनाया जाए, ताकि अगर इसमें किसी भी तरह की कोई कमी पाई जाती है या आने वाले समय पर
कोई भी अगर गलती भी होती है तो राज्य सरकार उसके लिए सीधा सीधा जवाबदेही होगी। यानी कि जिस तरह से सरकार ने अगर ये बात कही है कि उत्तर प्रदेश से ज्यादा उत्तराखंड में जो है धर्मांतर का कानून ज्यादा सख्त होगा, तो उसको लेकर के उतने ही ठोस कदम जो है सरकार को उठाना चाहिए, ऐसा साफ तौर पर कांग्रेस का ये कहना है। खुद हमने कल देखा कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करल मारा ने भी कैबिनेट के इस फैसले की सराहना की है। और अब देखना यहाँ पर लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि जिस तरह से कल ये धर्मांतर कानून को जिस तरह से बनाई जाने की बात कही गई है और इसमें जो 10 लाख का जुर्माना भी रखा गया है, और सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस ने जिस तरह से ये बात रखी है, क्या उसको लेकर के सरकार आने वाले समय पर क्या ऐसा कोई कदम उठाएगी, अपने आप में देखना बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। जी अशोक, देखिए उत्तर प्रदेश में लगातार धर्मांतरण के मामले सामने आ रहे हैं, उत्तराखंड में भी ऐसे मामले देखे जा रहे हैं। देखिए अभी तक की अगर बात करें तो अभी एक इसका पूरा अगर जब डेटा जरूर जब निकाला जाएगा, क्योंकि जब अब कल ये जो प्रस्ताव जो है पारित हुआ है और प्रस्ताव जो है सामने आया और उस पर जब कैबिनेट ने हरी झंडी दिखाई है, उसके बाद देखना होगा कि जब ये पूरी सूची तैयार होगी कि कितने ऐसे जो केसेस हैं सामने आते हैं धर्मांतर को लेकर के, जबरन जिनका धर्म परिवर्तन कराया जाता है, वो जब केसेस सामने आएंगे उसके बाद सरकार द्वारा किस तरह से एक्शन लिया जाएगा, उनके खिलाफ किस तरह से कार्रवाई की जाएगी। और जिस तरह से कांग्रेस ने भी ये बात कही है कि इसके खिलाफ एक सख्त से सख्त कानून होना भी चाहिए ताकि सरकार की सीधा सीधा जो है जवाबदेही भी बने, और सीधा सीधा, क्योंकि कांग्रेस जो है इस समय विपक्ष में है और अगर किसी तरह की इसमें खामियां भी पाई जाती है तो वो जरूर ऐसा कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि आने वाले समय पर सरकार को वो नहीं घेरेगी, क्योंकि जिस तरह से सरकार ने अपने एक बात में ये बात कही, अपने ये साफ तौर पर ये बात कही है कि उत्तर प्रदेश से ज्यादा उत्तराखंड में सख्त जरूर होगा, तो देखना ये बहुत ही महत्वपूर्ण भी हो जाता है क्या उतने ही सख्त तरीके से इस पूरे कानून पर काम भी किया जाएगा, ये देखना बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। जी अशोक, देखिए यानी कि अब जिस तरीके से हम देख रहे हैं धर्मांतरण को लेकर अब प्रस्ताव भी पास किया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं देखिए जियो साइंसेस का तीसरा सेमिनार का कार्यक्रम रखा गया है, सीएम पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। कार्यक्रम में हिमाचल पर चर्चा की जा रही है। सही अर्थों में देखा जाए तो यह ऊर्जा का अप्रत्यक्ष स्रोत भी है, क्योंकि जहां हाइड्रो के क्षेत्र में हमारा जब ये राज्य बना, जो आज हमारे लिए एक बहुत बड़ा साधन है। और बार बार मैं क्योंकि जितनी मीटिंगों में जाता हूं, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी हर समय साइंस की बात करते हैं और टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। उनका कोई भी कार्यक्रम ऐसा नहीं होता है इसमें साइंस टेक्नोलॉजी हो रही, लेकिन उस सब में भी जो है इसके कारण से जहां हमारी किसी की है तो वो हाइड्रो के क्षेत्र में है। और राज्य की जो अवधारणा शुरू में ये राज्य बनने से पहले लोग सोच रहे थे कि इस राज्य में क्या होगा, ये तो पूरा का पूरा पर्वतीय राज्य है, हिमालय का राज्य है, यहाँ खेती बाड़ी भी कम होगी, ये भी कम होगा, तो इसका मूल आधार क्या होगा। तो इसके मूल आधार में दो चीज़ें रखी गई थी, एक तो जहाँ हाइड्रो पावर को रखा गया था, वहीं जो हमारा धार्मिक पर्यटन जिसको लेने के लिए लोग यहाँ आते हैं, शांत वातावरण, शुद्ध वायु, शुद्ध जल, शुद्ध पर्यावरण, ये सब इसकी अवधारणा में थे। और उसी को ध्यान में रखते हुए आज हम आगे बढ़ रहे हैं कि धीरे धीरे कैसे हम इसमें सभी में संतुलन बनाते हुए, कहीं ऐसा ना हो जैसे जिसके लिए आप यहाँ पर लगातार चर्चा करने वाले हैं कि हम कई बार विज्ञान ने हमारी काफ़ी सारी चीज़ें कर दी हैं, ज्ञान बढ़ा है, विज्ञान बढ़ा है, दुनिया आगे बढ़ी है, अनुसंधान बढ़े हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो इस बार उसमें अनुसंधान जोड़ा ही है, जय जवान जय किसान, जय विज्ञान अटल जी ने जोड़ा था और जय अनुसंधान मोदी जी ने जोड़ दिया। तो अनुसंधान लगातार बढ़ता रहे, अनुसंधान होता रहे, ये हम सबकी प्राथमिकता होनी चाहिए। और आज के समय में जिस प्रकार से जो तो अब आगे बढ़ेंगे, जहां 29 नवंबर से उत्तराखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र होगा और इस पर रितु खंडूरी ने सरकार का पक्ष रखा कि इस बार विधानसभा में क्या कुछ खास रहने वाला है। उत्तराखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र 29 नवंबर। विधानसभा सचिवालय उत्तराखंड की पूरी तैयारी हमेशा से ही रहती है और इस वक्त भी हम पूरी तरह से तैयार हैं।
500 से ज़्यादा सवाल आ चुके हैं। तैयारी पूरी है और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार भी पहले की तरह सत्र अच्छे से चलेगा और सद्भाव के साथ चलेगा और जो विधायक हैं हमारे वो ज़्यादा से ज़्यादा सवाल उठाएंगे ताकि अपनी विधानसभाओं के बारे में वो सरकार तक अपनी बात पहुंचा सकें। देखिए, मैं बार बार इस बात को कह चुकी हूँ कि चीज़ों को बहुत ज़्यादा पॉलिटिकली हम ना देखें, देखना भी नहीं चाहिए, मुद्दे नहीं बनाने चाहिए। हाँ, जेन्युइन चीज़ों को ज़रूर बोलना चाहिए। इस बार भी हम जो है प्रयास कर रहे हैं कि जो अगला हमारा सत्र हो वो गैरसैंण में हो। इस बार मौसम बहुत ठंडा था, इस कारण से हम लोगों ने जो सत्र है वो देहरादून में रखा। तो वहीं उत्तराखंड की राजनीति में एक नया सियासी बखेड़ा देखने को मिल रहा है, जहां एक तरफ भावी सरकार भ्रष्टाचारियों पर नकेल कस रही है तो दूसरी तरफ उनकी ही पार्टी के नेता सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए नजर आ रहे हैं। और अब ऐसे में विपक्ष भी सरकार पर हमलावर हो गया है। हरीश रावत ने बीजेपी सरकार पर सवाल खड़ा करते हुए कहा है कि पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत और त्रिवेंद्र सिंह रावत पर 2016 में लोकायुक्त को लेकर कांग्रेस सरकार की कसरत पर पानी फेरने का आरोप भी लगाया। इस रिपोर्ट में देखिए। कमीशन खोरी वाले बयान पर छिड़ा सियासी संग्राम, धामी को बदनाम करने का बनाया जा रहा प्लान, तीरथ की कमीशन खोरी बयान पर हरीश का तंज, बीजेपी भ्रष्टाचारियों को क्यों नहीं दे रही दंड, की गई कसरत पर तीरथ और त्रिवेंद्र पर पानी फेरने का आरोप लगाया है। हरीश रावत ने सोशल मीडिया के जरिए बढ़ावा मिला है। वहीं कांग्रेस ने तीरथ सिंह रावत और त्रिवेंद्र सिंह रावत को बधाई का पात्र बताते हुए कहा कि बीजेपी राज में भ्रष्टाचार बढ़ा है। साथ ही कहा कि आज भी लोकतंत्र जिंदा है। सीएम धामी को इनके बयान को मार्गदर्शन के रूप में देखना चाहिए। लोकायुक्त की मुख्य भावना भ्रष्टाचार पर अंकुश और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई है और ये कार्य हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी बखूबी कर रहे हैं। जहाँ तक श्री हरीश रावत की सोशल मीडिया पर पोस्ट का सवाल है, तो अगर श्री रावत चाहते तो लोकायुक्त के बारे में कार्रवाई को अपने कार्यकाल में पूरा कर लेते, लेकिन ना तो ये कार्रवाई पूरी की गई और ना उनके द्वारा भ्रष्टाचार पर कोई अंकुश लगाया गया, बल्कि उनके द्वारा भ्रष्टाचार को बढ़ावा ही दिया गया। लेकिन वर्तमान में मुख्यमंत्री जी लोकायुक्त के ना होने पर भी जिस तेजी से कार्य कर रहे हैं, उसकी प्रशंसा पूरे प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में हो रही है। मैं इसे शुभ संकेत के रूप में देखती हूँ। आज तक भारतीय जनता पार्टी में कभी इस तरह से लोकतंत्र दिखाई नहीं पड़ा। आज पहली बार लग रहा है कि लोकतंत्र जिंदा है। जिस तरह से नेता अपनी ही सरकार को, अपने नेताओं को, उनके क्रियाकलापों को, उनके भ्रष्टाचार को उजागर कर रहे हैं, उसके लिए वो बधाई के भी पात्र हैं और कहीं ना कहीं इन लोगों ने हिम्मत दिखाई है। जो कुछ भी तीरथ रावत जी या त्रिवेंद्र रावत जी ने कहा है उसमें पूरी सच्चाई है। कमीशन खोरी भी बढ़ी है, भ्रष्टाचार भी बढ़ा है, राज्य गर्त में भी गया है, राज्य कर्ज में भी गया है। तो ऐसे में आप चाहते हैं कि सबके सब मूक दर्शक बनकर आपकी हाँ में हाँ मिलाएं, तो ऐसा नहीं हो सकता। लोकतंत्र अभी जिंदा है। जहां एक तरफ भ्रष्टाचार को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है, भ्रष्ट अधिकारियों पर कानून का शिकंजा कसने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उनकी ही पार्टी के नेता तीरथ सिंह रावत और त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार को कटघरे में खड़ा करते नजर आ रहे हैं, जिसके चलते हरीश रावत ने भी बीजेपी सरकार को लपेटे में ले लिया है। कुल मिलाकर कहे तो तीन रावत मिलकर धामी को घेरने की तैयारी में है,
जो कि राजनीति का एक नया दांवपेच माना जा रहा है। हालांकि इसका क्या असर होता है ये तो वक्त ही तय करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। तो वहीं राज्य की स्कूली शिक्षा व्यवस्था में सुधार को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अफसरों को सख्त चेतावनी दी है। मुख्यमंत्री ने स्कूलों की बुनियादी व्यवस्था और शिक्षा की गुणवत्ता पर अफसरों को ध्यान देने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने कहा है कि निर्देश पर लापरवाही करने वाले अफसरों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस रिपोर्ट में देखिए। स्कूली शिक्षा व्यवस्था पर सीएम धामी गंभीर। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के दिए निर्देश। सीएम धामी ने कहा, स्कूलों में जल्द भरे जाए खाली पद। लापरवाही पर कड़ी कार्रवाई की दी चेतावनी। राज्य की स्कूली शिक्षा में सुधार को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने गंभीर रुख अख्तियार कर लिया है। सीएम स्कूली शिक्षा व्यवस्था की समीक्षा कर अफसरों को कई निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने स्कूलों में गेस्ट टीचर के 2300 पद जल्द भरे जाने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने कहा है कि हर जिले में राजीव गांधी नवोदय विद्यालय की तर्ज पर आवासीय बालिका विद्यालयों की स्थापना की जाए। स्कूलों में आउटसोर्स के जरिए चतुर्थ श्रेणी के 3000 खाली पद भरे जाएं। सीएम ने कहा है कि सभी सरकारी और अशासकीय स्कूलों में 9वीं से 12वीं तक के सभी छात्र छात्राओं को आने वाले शैक्षणिक सत्र में निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें दी जाएं। मुख्यमंत्री ने बैठक में अफसरों को ये निर्देश दिए हैं। गेस्ट टीचर के 2300 पदों पर जल्द की जाए भर्ती। नवोदय विद्यालय की तर्ज पर बने आवासीय बालिका विद्यालय। बीआरपी और सीआरपी के 950 खाली पदों पर जल्द हो भर्ती। स्कूलों में आउटसोर्स से भरे जाएं चतुर्थ श्रेणी के रिक्त 3000 पद। 9वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को भी दें निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें। क्षतिग्रस्त स्कूलों के भवनों की जल्द की जाए मरम्मत। उच्च अधिकारी स्कूलों की व्यवस्थाओं, शैक्षणिक गुणवत्ता का करें निरीक्षण। आईएएस, आईपीएस, आईएफएस अधिकारी भी स्कूलों का करें निरीक्षण। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जिन शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पूरी हो चुकी है उन्हें जल्द नियुक्ति दी जाए। अध्यापकों के मेडिकल, मैटरनिटी लीव या चाइल्ड केयर लीव के दौरान पढ़ाई बाधित ना हो, इसके लिए स्कूलों में वैकल्पिक व्यवस्था रखी जाए। प्रधानाचार्य, प्रवक्ता और सहायक अध्यापकों के जो पद खाली हैं, उन्हें भरे जाने के संबंध में जल्द ही आयोग को प्रस्ताव भेजा जाए। शिक्षा व्यवस्था की गतिविधियां और ट्रांसफर की व्यवस्था ऑनलाइन की जाए। स्कूलों की परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स पीजीआई स्कोर से संबंधित पोर्टल में सभी डाटा अपडेट करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। निर्देशों पर लापरवाही करने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की मुख्यमंत्री ने चेतावनी दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। खबर देहरादून से है, जहां मुख्य सचिव डॉक्टर एसएस संधू ने सचिवालय में परिवार पहचान पत्र उत्तराखंड योजना के संबंध में बैठक की। योजना के क्रियान्वयन पर मुख्य सचिव के समक्ष नियोजन विभाग की ओर से अपर सचिव नियोजन रोहित मीणा ने विस्तृत प्रस्तुतिकरण दिया है और बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि परिवार पहचान पत्र योजना के क्रियान्वयन पर जल्द से जल्द काम शुरू किया जाए। योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए सभी विभाग आपसी सहयोग से सभी प्रकार का डाटा इकट्ठा करें। किस विभाग से कौन सा डेटा लेना चाहिए, अगले 2-3 दिन में इसका फॉर्मेट तैयार कर सभी विभागों से मांग लिया जाए। तो वहीं विकासनगर में तहसील विकासनगर क्षेत्र के कुल्हाल में गढ़वाल मंडल विकास निगम ने यमुना नदी के किनारे खनन पट्टा आवंटित किया है और यहां प्रशासन ने खनन करने के लिए चुगान की परमिशन दी है, लेकिन पट्टा धारक मानकों को ताक पर रखकर अवैध खनन कर रहा है। इस संबंध में उप जिलाधिकारी विकासनगर विनोद कुमार ने बताया कि जल्दी खनन विभाग की टीम को भेजकर आवंटित पट्टे की जांच की जाएगी। कुछ भी गलत पाए जाने पर फिर से जुर्माना लगाया जाएगा।
और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।